Hi Brainies and welcome back to the channel. I am your Brainy mentor and today we will be doing our chapter Problem of Deficient Demand and Excess Demand. ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट आता है हमारा टॉपिक सम एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. वील बी स्ट्रेट अवे मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे. ओके, सो डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट क्या होता है? डेफिशिएंट मीन्स कम. तो डेफिशिएंट डिमांड मीन्स जहाँ पर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कम है इन कंपैरिजन टू द एग्रीगेट सप्लाई. इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, अब क्या बोला गया है, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं या फिर वी कैन से इट दैट एडी फॉल्स, नोट कर लो करना है तो, एडी फॉल्स शॉर्ट ऑफ, एडी कम हो जाता है शॉर्ट ऑफ फुल इक्विलिब्रियम लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, ये होता है हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड. अब आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड की. डेफिशिएंट डिमांड को हम मेजर कैसे करते हैं? सो देखो, हमको एक प्रॉपर टेबल बनाना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है ऐसे करके. पहले तो हमने सिंपल ये कर लिया. अब वील बी प्लॉटिंग y इज इक्वल टू AS, जो कि एक 45 डिग्री लाइन होती है. ठीक है, इसके बाद हमारी एक लाइन जाएगी एज प्लान्ड एडी और दूसरी लाइन जाएगी एज फुल एम्प्लॉयमेंट एडी. ठीक है, तो नीचे वाली लाइन को हम बोल देंगे प्लान्ड एडी, ADP, और ऊपर वाली लाइन हो जाएगी ADF, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी. अब ये जो बीच में गैप बना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो गैप बना, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, क्लियर? ओके, अब यहाँ पर हम ले लेंगे इनकम और GDP, और इधर हमने ऑब्वियसली AD लिया है. ठीक है, अब बातें हैं कॉजेस ऑफ डेफिशिएंट AD की. जब AD कम होती है तो उससे क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, मतलब रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी MPC, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो कम हो जाती है और MPS ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट आ गया कॉन्सिक्वेंस, कॉजेज. सेकेंड कॉज आता है रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, जो कंपनीज वगैरह MNCs वगैरह मतलब वो करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, वो कम हो जाता है. ठीक है, थर्ड हमारा आता है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा भी कम हो जाता है. फोर्थ आता है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाते हैं. बट जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स जिनको हम M लिखते हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं. क्लियर? और क्या होता है, जो हमारा टैक्स रेट होता है, टैक्स रेट वो भी बढ़ जाता है. क्लियर है इतना? फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट AD. तो पहला कॉन्सिक्वेंस तो यही हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. एक ही डायग्राम से हम करेंगे. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब देखो, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया. जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आया, यहाँ पे इसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम यहाँ पर आया, इसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो आपको यही डायग्राम बना के आना है. सेकंड आता है डिफ्लेशनरी गैप. डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन मीन्स जब हमारे प्राइजेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. तो डिफ्लेशनरी गैप को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ AD. अब अभी हमें यहाँ पर एक वो दिया हुआ है इक्विलिब्रियम ट्रैप. ये होता क्या, देखो, जब हमारा AD, इधर देखो, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो जब हमारा AD कम होता है, उससे क्या होता है, जब हमारा डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट को I लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है. अब अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारा जो आउटपुट है, ऑब्वियसली आउटपुट भी कम हो जाएगा. आउटपुट कम हुआ तो इनकम कम होगी लोगों की, है ना. इनकम कम हुई तो फिर से AD कम हो जाएगी. तो इसी को ही हम बोलते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. तो क्या बोलेंगे? इकोनॉमी स्लिप्स, नोट कर लो, इकोनॉमी स्लिप्स into a low level equilibrium trap. ठीक है, अब फिर इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप. ये सेम डायग्राम जो हमने पहले बनाया था, ये आ जाता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड. अब
और क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, अनडिजायर्ड स्टॉक्स। जब एडी कम होता है तब क्या होता है, एडी कम है तो प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, जितना वो बना रहे हैं वो सारा नॉट एबल टू सेल, सारा का सारा वो बेच नहीं पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, देखो बुक से करते हैं। सो अनडिजायर्ड स्टॉक्स मतलब कि जब एडी कम होता है तो प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल ऑल दैट दे प्लान टू सेल और विश टू सेल, मतलब सारा कुछ वो नहीं बेच पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, अनडिजायर्ड स्टॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब अगर हम इन अनडिजायर्ड स्टॉक्स को क्लियर करते हैं तो क्या होता है, हमारे प्राइजेस कम हो जाते हैं और जो प्लान्ड आउटपुट था वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सिक्वेंस आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, जब प्रॉफिट कम होते हैं तो क्या बोला गया है, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स क्यों होते हैं, पहला रीजन है क्योंकि प्रोड्यूसर्स अपने स्टॉक क्लियर नहीं कर पाते, और दूसरा जो अनडिजायर्ड स्टॉक्स है उनकी वजह से क्या होता है, प्राइस क्रैश हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी डिमांड कम होती है तो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस पे बहुत असर पड़ता है, हमें डिफ्लेशन का सामना करना पड़ता है, वी हैव टू फेस डिफ्लेशन एंड प्राइस लेवल बहुत कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। सो अब आता है हमारे पास एक्सेस एडी। तो एक्सेस एडी क्या होता है, जब एडी इज मोर दैन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, या फिर एडी क्रॉसेज इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसका डायग्राम कैसे करेंगे हम, सेम उसी तरह से ही। ठीक है, इनकम कर्व ले लिया, y इज इक्वल टू ए एस 45 डिग्री वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से 2 लाइन्स लेंगे, एक ये और एक ये, इसको हम मान लेंगे ADP जो हमने प्लान किया था। ठीक है, इसको हम मान लेंगे ADF फुल एम्प्लॉयमेंट पे, और ये प्लान AD। ठीक है, ये जो डिफरेंस आया, दिस डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, क्लियर, इन्फ्लेशनरी गैप। इधर हमने वही इनकम GDP लिया और इधर हमने लिया AD। अब आते हैं इसके कॉजेस कि हमारा AD बढ़ता क्यों है। सो फर्स्ट कॉज जो हमारे पास आता है दैट इज इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जब हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होगा तभी हमारी AD इंक्रीज होगी। दूसरा आता है इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा बढ़ती है तभी AD बढ़ती है। तीसरा आता है इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ता है। ठीक है, फोर्थ वी हैव इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और जब हमारे इम्पोर्ट्स, जिसको हम एम से लिखते हैं, वो इम्पोर्ट्स कम होते हैं, और जो हमारे टैक्सेस हैं, जब हमारे टैक्स रेट्स भी कम होते हैं तब क्या होता है, हमारी डिमांड, एक्सेस डिमांड होती है। ठीक है, अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस AD। तो पहला कॉन्सिक्वेंस इन्फ्लेशनरी गैप की, इन्फ्लेशनरी गैप मैंने क्या बताया था, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज होना। तो देखो क्या होता है, यहाँ से समझने की कोशिश करो। सो जब हमारा AD ज़्यादा होता है तो हमारी जो डिमांड है ना उन पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन का रेट बढ़ा जो ऑब्वियसली क्या होगा, जो प्राइस लेवल है, इनकम कह रही हूँ, प्राइस लेवल वो भी बढ़ जाएगा, वो बढ़ा, बट आउटपुट तो हमारा उतना ही रहा ना, चाहे जितना मर्जी प्राइस बढ़ गया बट आउटपुट हमारा उतना ही रहेगा, कांस्टेंट है ना। तो आउटपुट कांस्टेंट रहा तो इससे क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आता है स्टैटिक GDP। सेम यही डायग्राम देखना है आपको, इसी का ही है पार्ट स्टैटिक GDP, बस आपको यहाँ पर एक्सेस डिमांड नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर लिख देना है एक्सेस डिमांड एंड स्टैटिक GDP, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, यू हैव टू रिमेंबर वन लाइन, देखो यहाँ पे आई एम राइटिंग इट डाउन। वेज प्राइस स्पाइरल इज वेजेस कैच प्राइजेस, नोट कर लो, वेजेस कैच प्राइजेस, प्राइजेस कैच वेजेस। ठीक है, मतलब जैसे प्राइजेस बढ़ेंगे तो वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस बढ़ेंगे तो प्राइजेस बढ़ेंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ डिमांड, लॉस ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है ना, डिमांड तो बहुत ज़्यादा और ये एक्सेस में डिमांड हो रही है तो उतनी प्रोडक्शन होती नहीं है ना, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है जो हम बुक से ही करेंगे। सो हमारा टॉपिक जो लास्ट आता है दैट इज मेजरमेंट टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। टू टाइप्स की पॉलिसीज होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की और मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की या फिर आरबीआई की। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है उसको रोकने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर, अगर हम फिजिकल मेजर्स की बात करें तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे, पब्लिक बोरोइंग बढ़ा देंगे और बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई कम कर देंगे। वहीं अगर मॉनेटरी मेजर्स की बात करो, ये मैंने आपको बैंकिंग के चैप्टर में समझाया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्या होगा? बैंक रेट, रेपो रेट बढ़ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेची जाएंगी एंड एसएलआर सीआरआर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ क्वांटिटेटिव करो, दैट इज इनफ। अब आता है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, सेम पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइज फॉर द वीडियो। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। जहाँ पर समझ नहीं आया डू कॉमेंट डाउन बिलो। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ ग्रेट डे।